Good morning, student. Today we are study chapter number 3 in your history book. The chapter name is The Delhi Sultans. दिल्ली सुल्तान के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे कि दिल्ली में किस तरह सुल्तान चेंज हुए हैं और किन किन किंग्स का वहाँ पर शासन रहा है. क्लियर. अब देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा था, है ना. कावेरी डेल्टा के आसपास का रीजन पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड थे राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए या उसे अपने शासन में मिलाने के लिए. पर दिल्ली का हमने कहीं नाम नहीं सुना था अभी तक नहीं ना, क्योंकि दिल्ली उस वक्त तक दिल्ली की इम्पोर्टेंस थी ही नहीं. दिल्ली कब शो में आया है? 12th सेंचुरी, हाफ 12th सेंचुरी के निकलने के बाद. देखिए, इसमें लिखा है कि जो दिल्ली है सबसे पहले आया है तोमर राजपूत के द्वारा. तोमर राजपूत हमने पहले पढ़ा था ना, पहले वाले लेसन में था. तो तोमर राजपूत जो थे, है ना, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया था. और तोमर राजपूत को किसने डिफीट किया था? चौहान्स ने. चौहान्स जो कि अजमेर के शासक थे, उन्होंने वहां से तोमर राजपूत को डिफीट किया था और तोमर राजपूत ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था. तो इस तरह से चौहान्स और तोमर राजपूत के शासनकाल में दिल्ली का इम्पोर्टेंस बढ़ा है. ठीक है. देन दिल्ली उस वक्त भी जब इन्होंने कैपिटल बनाया तो एक कमर्शियल सेंटर के रूप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी दिल्ली की. और बहुत सारे जैनास रिच मर्चेंट यहाँ पर रहते थे. अब वो कैसे गए थे कि बहुत ज़्यादा व्यापारी तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच थे और बहुत व्यापार उन्होंने दिल्ली में फैलाया हुआ था. ठीक है. उनके कॉइन्स भी यहाँ पर दिल्ली वाल के नाम से फेमस थे. जो कॉइन्स मिलते थे यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट करवाया था. तो एज ए कमर्शियल सेंटर के रूप में दिल्ली को जाना जाता था स्टार्टिंग में. ठीक है. जो कि जैन मर्चेंट, जैन व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर बिजनेस किया जाता था. धीरे धीरे जब ये कैपिटल बनने लगी, है ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर कैपिटल बनना स्टार्ट हुई. ये जस्ट हमने स्टार्टिंग की बात की है. अब जब दिल्ली स्टार्ट, देखिए इसमें द लास्ट पैराग्राफ देखिए. द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटी इन द एरिया डेट वी नो एज दिल्ली. तो दिल्ली में जो है, आज जो हम दिल्ली देखते हैं, ये पूरी एक साथ नहीं बिल्ट हुई है. अलग अलग सुल्तान ने इसके अलग अलग एरिया पर अपना शासन, अपना वो कैपिटल बनाया है. जैसे दिल्ली है, कोहना, सीरी, जहाँपना, ये अलग अलग वो थे, जगह थी जहाँ पर लोगों ने अपना कैपिटल बनाया था, है ना. दिल्ली के भी एक पर्टिकुलर भाग को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था. अब इस लेसन में दिल्ली के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले लिस्ट देखते हैं कि दिल्ली पर किन किन राजाओं का किस किस टाइम पर राज्य रहा है ना. तो यहाँ पर आपकी बुक में द रूलर्स ऑफ दिल्ली दिया हुआ है. सबसे पहले देखिए, राजपूत डायनेस्टीज दी हुई है ना. तोमार एंड चौहान्स ने दिल्ली को यहाँ पर कैपिटल बनाना स्टार्ट किया था. देन पृथ्वीराज चौहान आए. ठीक है. देन तुर्किश रूलर इस्टेब्लिश हुए, उन्होंने अपनी दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया. देन खिलजीज बनाए. देन तुगलक डायनेस्टीज आई हैं, है ना. तो इस तरह से काफ़ी सारी ये सारी डायनेस्टीज हैं जो कि दिल्ली पर, जिन्होंने अपनी कैपिटल बनाया और दिल्ली पर शासन किया. एंड सबसे एंड में थी हमारी लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से स्टार्ट हुई 1526 तक. क्लियर है ना. तो इस तरह से काफ़ी सालों तक दिल्ली पर अपना शासन रहा है अलग अलग राजाओं का. क्लियर. देन अब हम देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. अब हम ये तो पता है कि दिल्ली सुल्तान्स की हमने लिस्ट तो बता दी, लेकिन हमें कैसे पता चला कि इतने सारे दिल्ली में सुल्तान थे, है ना. तो किसके थ्रू पता चलता है? हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है. इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है ना. कॉइन्स के थ्रू, कि कई कॉइन्स फाउंड हुए हैं, हमें एविडेंस मिले हैं. उनके आर्किटेक्चर, उन्होंने जो भी महल वगैरह बनाए हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिलती है. पर दिल्ली के बारे में जो मेनली इंफॉर्मेशन मिली है, वो 2 चीज़ों से, बुक से मिली है हमें. एक जिसे तारीख कहते हैं, अगर बुक है सिंगुलर है देन तारीख कहा जाएगा, एंड प्लूरल है तो तवारीख कहा जाएगा उन्हें. ठीक है. ये क्या है तारीख और तवारीख? ये है बुक्स का नाम है. ठीक है. ये फारसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी और दिल्ली सुल्तान के बारे में
इस तरह से लैंग्वेज से लिखी हुई हमें फाउंड हुई है। अब देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पर ये बुक्स किस तरह से बनाई जाती हैं उसका बताया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर 1 दिखाई दे रहा है आपको, उसमें लिखा है 4 स्टेज से मैन्युस्क्रिप्ट मतलब वो आपकी तारीख लिखी जाती थी। सबसे पहले प्रिपेयरिंग द पेपर, ए में आपको प्रिपेयरिंग द पेपर लिखा है, ए सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है पेपर प्रिपेयर करते हुए। देन बी सेक्शन में राइटिंग द टेक्स्ट लिखा जाता था, पेपर बनाया देन उस पर लिखना स्टार्ट किया। सी में देखिए आपको कि क्या दिखाई दे रहा है, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेज। अब जो भी वहां पर उन्हें हाईलाइट करना होता था, आजकल तो हम क्या करते हैं पेन से उसे अंडरलाइन कर देते हैं देन हाईलाइट हो गया, या दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं, दूसरे कलर का पेन का यूज कर लेते हैं। लेकिन वहां पर उस टाइम पर क्या किया जाता था, उन्हें हाईलाइट करना होता था तो उसे वो गोल्ड पे उस वर्ड पर गोल्ड का लेप किया जाता था और इस तरह से उन्हें हाईलाइट किया जाता था। एंड लास्ट वाला प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसे बाइंड कर दिया जाता था, एक बुक का फॉर्म दे दिया जाता था। तो इस तरह से तारीख को उन्होंने इसका नाम जो बुक का नाम दिया है उससे हमें काफ़ी सारे एविडेंस फाउंड आउट हुए हैं। अब ये तारीख कौन लिखता था, है ना, तो द ऑथर ऑफ तारीख वर लर्न मैन, मतलब जो भी अब बुक लिखेंगे वो कैसे होंगे, प्रशिक्षित लोग होंगे, है ना। लिखे मतलब कोई भी अननोन आदमी तो नहीं लिख सकता, कुछ तो स्किल्स उसमें होंगी ना। तो कौन हो सकते थे ये राजा के सेक्रेटरीज हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते थे, पोइट एंड कॉन्ट्रेयर्स, मतलब जो भी वहाँ आसपास राजा के आसपास के जो मंत्री थे, जो संभालने वाले थे, कविता लिखने वाले थे, ये सारे लोग में से कोई एक था जो कि इस तरह का बुक को लिखता था। क्लियर स्टूडेंट, है ना। अब देखिए सबसे पहले अब ये देखिए यहाँ पर, तो अब ये देखिए इन्होंने ये तो लिख दिया कि इनमें से ही कोई एक था जो कि इस बुक को लिखते थे। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में रखने लायक है। कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल इन माइंड। फर्स्ट है, जो भी तारीख लिखता था, इस तरह की जो बुक लिखता था, वो सिटी में रहने वाला था, वो कभी भी गांव से बिलोंग नहीं करता था। सेकंड है, वो जो लिखता था उसके लिए उन्हें राजा द्वारा एक बहुत अच्छा अवार्ड मिलता था, रिवार्ड मिलता था। मीन्स उन्होंने लिख के दिया तो उन्हें राजा द्वारा रिवार्ड मिलेगा। अब ये सोचने वाली बात है कि राजा जब खुश होगा तभी रिवार्ड देगा ना। मीन्स राजा खुश कब होगा, कि जब वो राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे। तो जो ये बुक्स हमें एविडेंस जो फाइंड आउट हुए हैं ना, इन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस टाइम जिस राजा के शासनकाल में लिखा होगा उससे रिवार्ड पाने के लिए लिखा होगा। मीन्स उसकी सारी अच्छी बातें उसमें लिखी होगी, राजा की जो पसंद के अकॉर्डिंग ही उन्होंने वो लिखा होगा। अगर पसंद के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उन्हें रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। थर्ड है हमारा, ये जो लिखते थे ये राजा के एडवाइज़र भी होते थे और राजा को लीगल एडवाइस भी देते थे। अब लीगल एडवाइस किसके थ्रू देते थे? बर्थ राइट पर देते थे, कि जहाँ मतलब जितनी भी लीगल एडवाइस जो राजा को दी जाती थी वो बर्थ राइट पर दी जाती थी और जेंडर के अकॉर्डिंग दी जाती थी। मतलब वो किस कैटेगरी में, वर्णाज हमने पढ़े हैं, किस वर्ण में पैदा हुआ है उसके अकॉर्डिंग राजा को मतलब का न्याय करना होता था। और जेंडर मीन्स वो गर्ल है बॉय है, उसका मतलब सब सेपरेट था, कि गर्ल है देन उसके लिए ये रहेंगे नियम और बॉय है तो उसके लिए अलग रहेंगे। तो उनके हिसाब से वो उन्हें राजा को एक लीगल एडवाइस भी देता था। अब देखो जेंडर स्टेब्लिश, जहाँ जेंडर वर्ड आ जाता है तो वहाँ पहले कभी भी राजा की ही इम्पोर्टेंस थी, लड़कियों का बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। बट फिर भी कुछ वुमेन हैं जो कि राजा बनी है ना। इसी का एक एग्जाम्पल है, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया। 1236 सेंचुरीज में ईयर में जो इल्तुतमिश थी उनकी डॉटर थी रजिया। अब वो सुल्तान बनी थी। लेकिन मिन्हाज सिराज जो कि वहाँ के बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल थे, बहुत बड़े क्रॉनिकल थे, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। उनके 4 ब्रदर थे, उनकी जगह वो सुल्तान बनी थी। तो वो बोल रहे हैं कि उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके ब्रदर के कंपेरेटिव, है ना। और एक रानी होकर उन्होंने
राज्य संभाला कितने साल के लिए कि 12,036 में उन्होंने राज्य संभाला और 12,040 में उनका मर्डर कर दिया गया। 4 साल के लिए उन्होंने राज्य संभाला। लेकिन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडी थी। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर नहीं बना, लेकिन फिर भी उनकी इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो अब मिन्हाज सिराज ने इनके बारे में, रज़िया के बारे में लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थी, बहुत पावरफुल थी। हाँ, वो शासन करने योग्य थी, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या था, इंसान जो थे उस वक्त में वो कैसे थे कि आदमी को ही सब कुछ माना जाता था, राजा को ही, किसी रानी को जनता स्वीकार नहीं करती थी। तो उनमें योग्यताएं तो दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो रानी थी तो उसे स्वीकार करना सबके लिए सहज नहीं था। तो मिन्हाज सिराज जो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो इन्होंने लिखा है कि गॉड ने जो बनाई है वो बहुत अच्छी क्वालिटी दी है एक लेडीज होकर, मतलब एक लेडीज को बनाया और उसमें आदमियों की क्वालिटी दी है। गॉड का रजिस्टर बड़ा मज़ेदार है। इस तरह से उन्होंने वो किया है, मतलब एक तारीफ भी की है कि वो बहुत अच्छी थी, क्वालिटीज़ थी, लेकिन एक तरह से व्यंग भी है कि एक लेडीज़ होने के बावजूद उन्हें इतनी अच्छी क्वालिटी मिली है। मतलब वो भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि लेडीज़ एक राजा बने। क्लियर। देन सिर्फ रज़िया की बात नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत कुछ रही हैं क्वीन जो कि बनी हैं। जैसे रुद्रमा देवी जो कि साउथ में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, वहाँ पर उन्होंने शासनकाल किया है। और उन्होंने क्या किया है कि अपने शासनकाल में जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने खुद को किस तरह से शो किया है, एज ए राजा खुद को शो किया है। अनादर के बारे में अगर और कुछ पढ़ें तो क्वीन थी दिद्दा। दिद्दा नाम से ही हमें याद आता है कि ये कुछ वर्ड सुना जाना पहचाना लगता है ना, तो दीदी से ये वर्ड आया है। तो उन्होंने भी कश्मीर में रूल किया है। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ वुमेन भी निकल के आई हैं जिन्होंने एज ए किंग पावर को संभाला है। तो ये तो वहाँ के पावर की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। अब गैरिसन टाउन नाम सुनते ही बड़ा अजीब सा लगता है ना, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गैरिसन है क्या, है ना। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवली फोर्टाइल टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। अब देखिए क्या होता था कि जो ये सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान थे, वो क्या करते थे, दिल्ली के सुल्तान वहीं रहते थे, उनकी फैमिली वहीं रहती थी, उनके जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स वहीं रहते थे, सोल्जर्स की फैमिली वहीं रहती थी। मीन्स एक सिटी में वो लोग आपस में सब रहते थे और उसको चारों तरफ से क्या कर देते थे, वो किले बंद कर देते थे। मतलब वो चारों तरफ से वॉल से पैक करते थे और उसमें सेफली रहते थे, है ना। इसे हम कहते हैं गैरिसन टाउन। मीन्स गैरिसन टाउन क्या हुआ, जिसमें राजा रह रहा है, उसकी फैमिली, उसके सोल्जर्स, उससे जो मार्केट वाले हैं वो रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है, और उसने क्या कर दिया, चारों तरफ से फोर्टिफाई कर लिया, एक वॉल बना ली और उसमें वो सेफ रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर सेफ तो थे वो, लेकिन उनको किस पे डिपेंड होना पड़ता था, बाहर से जो भी ट्रेड हो रहा है ना। तो अब वो क्या करते थे, डिपेंड थे ट्रेड पर, ट्रिब्यूटर एंड प्लंडर फॉर सप्लाई। अब क्या करते थे, ये बाहर जाते थे, बाहर जाकर ये क्या करते थे, या तो व्यापार करते थे तो वहाँ से वो ले आते थे अपना कुछ भी ज़रूरत का सामान, अदरवाइज ये क्या करते थे, बाहर निकलते, लूटमाट मचाते, वहाँ से जो भी मिलता उसको यहाँ लाते और वहाँ जाकर आराम से लेते। तो ये खुद के गैरिसन टाउन में कुछ टाइम तो रहे, लेकिन फिर बाद में इन्हें ज़रूरत हुई इसको एक्सपेंड करने की, इसको बढ़ाने की। क्यों, क्योंकि बार बार इस तरह से तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक गैरिसन टाउन से बाहर ही नहीं निकला जाए। तो इन्होंने खुद को एक्सपेंड किया। अब दो तरह से इन्होंने एक्सपेंड किया, ठीक है। किस तरह से किया है, अब पहले तो सबसे पहले कि हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने किया। दो तरह से किया है, इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल। मीन्स इन्होंने क्या किया कि एक अलग अलग गैरिसन टाउन बना रखे थे। एक पर्टिकुलर एक जगह है, उससे कुछ दूर पे दूसरा गैरिसन टाउन बना दिया है, उससे कुछ दूर पे तीसरा गैरिसन टाउन बना दिया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, इंटरनल पे कैसे किया, एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन के बीच की जितनी भी जगह थी वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उन्हें उन्होंने क्लीन कर दिया।
फॉरेस्ट को काट दिया और उस जगह उन्होंने क्या शिफ्ट किया है, हंटर गैदर्स और जितने भी वो थे वहाँ पर एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया। एग्रीकल्चर क्यों शिफ्ट किया वो भी ज़रूरी है। पीसेंट्स को क्यों लाए हैं, एग्रीकल्चर को क्यों बढ़ावा दिया है, ताकि वहाँ पर उनसे वो टैक्स वसूल सके। एग्रीकल्चर होगी, है ना, फर्टाइल सॉइल थी, गंगा यमुना के आसपास की सॉइल थी, तो क्या थी, फर्टाइल सॉइल थी, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी। एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो किसान जो हों टैक्स देंगे, और इसके अलावा जो भी खाने का सामान है, जो भी अनाज वगैरह है, वो तो उन्हें मिलेगा ही सही, है ना। तो वो उनके लिए ज़रूरी था। तो उन्होंने इंटरनल स्टेज पर क्या किया, एक गैरिसन से दूसरे गैरिसन टाउन के बीच की जितनी भी जगह थी वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उन्हें क्लीन किया। क्लीन करने के कारण क्या हुआ कि उनको वे मिल गया। उस रास्ते पर जो लूटमार हो रही थी उनके साथ, जो सेफ्टी नहीं मिलती थी, अब उन्हें सेफ्टी मिलने लगी। क्यों? क्योंकि उनके अधिकार में आ गया था वो पूरा एरिया। वहाँ पर उनके ही किसान थे, किसानों से भी उन्हें पैसा मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था, और सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक था, और रूल उनको एक वे भी मिल गया था। तो इस तरह से एक तो इंटरनल किया, और एक्सटर्नल सेकंड एक्सपेंशन किया उन्होंने। एक्सटर्नल कैसे किया, उन्होंने अटैक करना शुरू किया, खुद की मिलिट्री को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और अटैक करना शुरू किया। अब ये किस टाइम पर हुआ, मेनली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर। मतलब जो एक्सपेंशन है दिल्ली से बाहर के एरिया में, दिल्ली से राजस्थान चले गए, राजस्थान तक बढ़ा दिया, दिल्ली से गुजरात चले गए, गुजरात तक उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये एक्सटेंशन जो था वो मेनली कहाँ पर हुआ, मतलब किसके शासनकाल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बहुत ज़्यादा हुआ। अब क्या हुआ, वहाँ पर उनकी एक आर्मी बन गई, आर्मी में एलिफेंट थे, हॉर्सेस थे, है ना, दास दासियाँ थी, और जो भी उनको मिलते थे इस तरह के युद्ध में जो भी मिलते थे उन्हें वो सब चीज़ ले आते थे अपने पास। मतलब ये अटैक करते थे दूसरे राज्य पर, और वहाँ पर उनको आर्मी के जो भी मिले ना इन सबको ले आते थे। प्रीशियस मेटल्स भी मिलती थी। इसके लिए आपने पद्मावत मूवी देखी होगी कभी, जिस भी बच्चों ने देखी है एक बार उसको हिस्ट्री के नज़र से देखना, उससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि उसमें जो खिलजी का कैरेक्टर है उसको बताया है कि वो दूसरे राज्य पर अटैक करता था, देन वहाँ से उसको पूरा लूट लेता था, उस राज्य के जितने भी कीमती चीज़ें हैं सब ले आते थे, हॉर्सेस, एलिफेंट, दास दासियाँ, जितने भी वेल्थ भी वहाँ से जितना भी मिलता था वो लूट लेते थे। तो वो मूवी जस्ट एज अ हिस्ट्री समझने के हिसाब से आप दोबारा वॉच कर सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैप भी दिखाया हुआ है आपको, है ना। तो दिल्ली दिख रही है सबसे पहले, तो दिल्ली से उन्होंने एक्सटर्नल रूप में क्या किया, देखिए गुजरात पर अटैक किया, चित्तौड़ पर किया, रणथंभौर पे किया, है ना, मांडू पर किया। तो इस तरह से वो अटैक कर रहे थे दूसरे राज्य पर, वहाँ से जो भी उन्हें मिलता था ले आते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लूट के लाना और फिर भी अपना पावर शो नहीं होता, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर अपने सूबेदार बिठाना शुरू कर दिया, और यहाँ से भी इनके टैक्स की वसूली शुरू हो गई। कि मीन्स पहले तो ये लूट के लाने लगे, धीरे धीरे वहीं सूबेदार बिठा दिया कि अब ये हमारे ही अधिकार में रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शासन होगा। तो इस तरह के दोनों साइड से इनके काम स्टार्ट हुए कि आइदर खुद ने या तो लूट के ले आए या फिर वहाँ पर अपना एक इंसान को वहाँ पर नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, जो कि वहाँ का सारा कामकाज देखता था। इससे आगे इस लेसन में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।